6 महीना बाकी है और ये वो पड़ाव है जब अगर हम पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से अगर मेहनत करें तो अगर फ्रेश प्रिपरेशन भी हो तो भी पूरा जोर लगाए तो कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। दिस इज़ योर फ्यूचर। इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो इट ऑनेस्टली एंड पैशनेटली, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय है। हो सकता है कि इसके पहले भी जो कुछ वीडियोस है वो आप मेरे देख चुके हैं, लेकिन इस साल जो ये 2023 है इसमें पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ और इसलिए जो सारे स्टूडेंट्स इस साल ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए एक नई सोच के साथ मैं आज आया हूँ और आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, दो तरीके के इंसान हैं। जब कोई चैलेंज आ जाता है तो एक बंदा ऐसा होता है कि जो बहुत प्रेशर में आ जाता है, डर जाता है, बॉक डाउन हो जाता है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाता और फिर हार मानकर कैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कर भी क्या सकता था, ये सोचता है और अपने आप को शांत करता है, अपने आप को समझाता है कि ठीक है क्या मैं कर सकता था। लोगों को फ़ोन कर करके बताता है अरे मैं भी क्या करता, सिचुएशन इतनी ख़राब थी, तू ही बता मैं क्या करता, और एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी उसको सिंपैथी दिखाया, छोड़ना यार फिर कुछ कर लेंगे और कुछ कर लेंगे। ये एक तरीके के इंसान है। और एक दूसरा तरीका है, वो तो यार मतलब अलग ही है। उसको लगता है कि यार जब तक कोई ललकारता नहीं है ना, जब तक कोई चैलेंज नहीं देता ना, उसको मज़ा ही नहीं आता। जब कोई ललकारता है तो उसे लगता है ये बात कुछ करने में मज़ा है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे को प्रेशर फील नहीं होता, उसको भी प्रेशर फील होता है, लेकिन उसी प्रेशर को अपने एनर्जी में बदलता है और कुछ ऐसा कर दिखाता है कि उसे अपने आप पे गर्व महसूस हो। इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि हमें हमारे लाइफ में कुछ किक हो। सब लोग पैसे के लिए भागते हैं, मैं आइडेंटिटी के लिए भागूंगा, कुछ महत्वाकांक्षा के लिए भागूंगा। अगर ऐसा मैं हूँ और अगर रोज़ नए चैलेंजेस मुझे चाहिए और तभी मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, तभी मुझे जीने में मज़ा आता है, उन लोगों के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वो सारे लोग जिन लोगों को लगता है कि भाई कुछ तो चैलेंज हो लाइफ में, कुछ तो मैं करूँ, बाकी लोग तो सैल्यूट मारेंगे ही मुझे, लेकिन मुझे अपने आप के बारे में अच्छा महसूस होगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर माई लाइफ। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसी में से एक चैलेंज है यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्ज़ाम। 6 महीना बाकी है और ये वो पड़ाव है जब अगर हम पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से अगर मेहनत करें तो अगर फ्रेश प्रिपरेशन भी हो तो भी पूरा जोर लगाए तो कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा लेक्चर मुझे देना नहीं है, सीधी बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन ये वीडियो तभी देखना जब अंदर यहाँ वो जिगरा हो कि भाई सर चैलेंज में मज़ा आता है। चैलेंज है क्या तो मैं करूँगा। जिनको अच्छा पेमेंट सिर्फ चाहिए, अच्छी फैसिलिटी सिर्फ चाहिए, सिर्फ उसके लिए अगर ट्राई कर रहे होंगे ना, तो उन लोगों को एड्रेस करने में एटलीस्ट मुझे मज़ा नहीं है। मुझे वो लोग मेरे सामने चाहिए जिन लोगों को ये लगता है कि सर सीएपीएफ इसलिए कर रहा हूँ ना, बाकी सारी चीज़ें तो मिलने वाली है, वो तो साइड इफेक्ट है। मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू पुश माई लिमिट्स। I really wanted to check whether I can do this or not. This is a kind of challenge for me and I really like challenges. The one who really like challenge for the sake of challenge, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात करते हैं। We have got 6 months और इन 6 महीनों में अगर मैं ठीक से प्रॉपर प्लान करके, रोज़ अपने आप को चैलेंज करके, रोज़ अपने आप का कंफर्ट जोन तोड़ने की ताकत रखने वाला अगर मैं हूँ, तो कैसे मैं सीएपीएफ की एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। 180 दिन, एक्चुअली ये 6 महीना बहुत गलत वर्ड है, बात करना चाहिए डेज में। डेज भी नहीं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो इसके पहले देखे उन लोगों को पता है कि मैं हमेशा नंबर ऑफ आवर्स में बात करता हूं, क्योंकि दैट शोज मी द रियलिटी कि भाई एक्चुअली मेरे पास कितना टाइम है। हम जब दिनों की बात करते हैं तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे वेस्ट हो जाते हैं। कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कुछ फंक्शन में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो सारे दिन कंसिडर करके नंबर ऑफ आवर्स में जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तब मुझे एग्जाम बहुत करीब लगने लगती है और फिर मेरा सीरियसनेस बढ़ जाता है।
दिन जो है ना वो मुझे थोड़ा सा कैजुअल बना देते हैं। मुझे लगता है 180 डेज या गुड नंबर ऑफ डेज, 6 मंथ्स या लॉन्ग टाइम। नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट करो, उसको डिवाइड करो सब्जेक्ट्स में, तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई, ठीक है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, और उनके हिसाब से जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको एक बार फिर से मैं सबके लिए बताऊंगा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप उन चीज़ों को स्किप करके आगे जा सकते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मतलब आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द सिलेबस, यस आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, बट अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि उस सिलेबस का करेंगे क्या। भाई सब कुछ लाके दे दिया, लेकिन उसका क्या करना है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। और इसीलिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बार ये बात कर लेते हैं कि बात किसके बारे में करने वाले हैं। So I am going to discuss the exam pattern for those who are watching this video for the first time और they are planning कि सर मुझे ये करना है, ठीक है। और मैं फिर एक बार बता दूं, ये जो टाइम है अभी 6 महीना बाकी है, इसके बाद का जो टाइम होगा ना, उसके बाद अगर आप बोलेंगे सर क्या अभी कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकते। ये एग्जाम है, इसका कुछ स्टैंडर्ड है, इसका कुछ डिग्निटी है, इसके लिए कुछ डेडिकेशन और सैक्रिफाइस चाहिए, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम देना भी जरूरी है। आइडियल प्रिपरेशन 1 साल का ही होता है, आज भी आपको छाती ठोक के मैं बोलता हूं, लेकिन अगर बहुत जोर लगाए तो 6 महीने में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर कल आप बोलोगे कि 4 महीने में क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू किया है उसने क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। ये कभी नहीं बोलूंगा कि भाई अभी भी तू कर सकता है, ठीक है। दैट इज नॉट ट्रुथ। द ट्रुथ इज दैट इवन दो यू स्टार्ट नाउ, इट इज पॉसिबल। कैसे, देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न, देन वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स टॉक अबाउट सिलेबस। भाई एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, ये दो चीजें तो पहले पता होनी चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। मार्क एलोकेशन जब मैं देखता हूं तो मुझे एक आइडिया आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, ठीक है ना। देखिए सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो एक कॉकटेल ही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है, सारी चीज़ों को पैरेलल प्रिपेयर करना है, सब चीज़ों को याद भी रखना है, रिवाइज भी करना है ना। और ये सब हो गया पेपर 1, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं, और पेपर 2 के लिए अलग से एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि वेटेज क्या है, उसके लिए हम थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस इन द सेंस लास्ट ईयर ये जो वेटेज हम डिस्कस करेंगे वो कैसे अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे कि सच में लास्ट ईयर में उस सब्जेक्ट के बारे में कितने सवाल पूछे गए थे। देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक लिस्ट, राइट, एंड ऑल दी स्टैटिक पार्ट डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द न्यू कमर्स, राइट। और उनके लिए सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो सबके लिए कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये सब तो ठीक है सर, ये सब तो आपने ला के रख दिया, इसका करना क्या है, बनाना कैसे है, तो दैट इज द लास्ट पार्ट, राइट, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को निपटाते हैं और फिर हम सीधी बात करते हैं कि क्या करना है इन 6 महीनों में, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आता है ये अंडरस्टैंडिंग क्या है। कभी कभी ना सर ये सब तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा, तो जो फ्यूचर का इमेजिनेशन है ना वो कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको देख के ना मैं चलता हूँ, उसको देख के मैं अपनी गति बढ़ाता हूँ। तो भाई सर 6 महीने में अगर सच में इतना करेंगे, अगर इतना सैक्रिफाइस करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो लेकिन मिलने क्या वाला है पता है शायद आप लोगों को, लेकिन एक बार देख लो ये 6 महीना, 6 महीने में जितने दिन और जितने घंटे हैं, जितना पसीना मैं बहाने वाला हूँ, उसके बाद 1 2 3 ये 3 स्टार यहां होंगे। और ये जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूं, एक ही बार देख लो, दिस इज योर फ्यूचर। इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो इट ऑनेस्टली एंड पैशनेटली, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक एग्जाम पैटर्न। तो जो बेसिक एग्जाम है वो पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे 2 पेपर में डिवाइड होती है। सेम डे एग्जाम है, मॉर्निंग में 10 से 12 पेपर 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव है। अगेन आई एम टेलिंग यू, शायद बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट, उनको पता है या देख चुके हैं, तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सारे न्यू कमर्स है उनके लिए मैं फिर एक बार बस ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है, टोटल 250 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 125 है फॉर 250 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का, राइट। और ये जो दूसरा पेपर है वो कैसा है, रिटन है, जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं।
इसके मार्क्स होते हैं 200। ये जो है ऑब्जेक्टिव है और यहां निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जिनको निगेटिव मार्किंग नहीं पता, एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूं। पकड़ लीजिए 10 सवाल है, मैंने 5 सवाल अटेम्प्ट किए और वो पांचों के पांचों सही है और मुझे मिल गए मार्क 10, क्योंकि एक सवाल जो है वो कितने मार्क का है, पर क्वेश्चन कितने मार्क मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो पकड़ लो मैंने 5 सवाल सही अटेम्प्ट किए तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क मिल गए मुझे। अभी पकड़ लो 6वां सवाल मैंने गलत कर दिया, 6वां सवाल अगर मैंने गलत कर दिया तो 1/3 निगेटिव जाएगा। मतलब क्या होगा, जो सवाल गलत किया उसका तो मार्क मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो गलत किया है। लेकिन यूपीसी जो है सिर्फ 0 भी नहीं देती है, बोलती है आपने गलती किया ना तो गलती की सजा भी भुगतो। सजा कहां से भुगतेंगे, जो मार्क अब तक कमाए हैं उसमें से मार्क जाएंगे। मार्क कितने जाएंगे, 1/3। तो 2 मार्क, 1 मार्क का 1/3 होता है 0.33 और 2 मार्क का 1/3 होता है 0.67। तो आपका 0.67 मार्क्स जो आपने अब तक 10 मार्क कमाए हैं ना 5 सवाल सही देके, उस 10 में से 0.67 कम हो जाएगा। तो 10 माइनस 0.67, अगर 6वां सवाल मैंने गलत किया तो उसका तो मार्क मिलेगा नहीं, लेकिन गलत किया इसलिए एज अ पनिशमेंट अब तक जो मार्क कमाए हैं उसमें से 1/3 जाएंगे। अब 2 मार्क जो है मिलने वाले थे, तो 2 मार्क का 1/3 कितना हुआ, 0.67। तो कितना मार्क्स अभी मेरे पास बच गया, 9.33। अगर 7वां भी गलत किया तो फिर 9.33 से वापस 0.67 माइनस हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, हाँ, 8.67, समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर मैं सवाल गलत करता हूं तो जो मार्क्स कमाए हैं उसमें से ऐसे रिड्यूस होते जाएंगे मार्क्स। और इसीलिए बहुत सोच समझ कर ये एग्जाम देनी है। ये एग्जाम बहुत मजेदार है और इसलिए तो ये चैलेंज है ना। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सीधा बोल दिया था, जिनको लगता है कि भाई सर चैलेंज में ही तो मजा आता है, छोटा मोटा तो हमको खेलना ही नहीं है, तो ही ये वीडियो देखो, ठीक है। तो ये जो पेपर 1 है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें ये जो 250 मार्क्स का जो ये पेपर है जिसमें 125 सवाल आते हैं, तो ये सवाल कौन कौन से टॉपिक से पूछते हैं और उनको कैसे पढ़ना है और इन 6 महीने में हम उसका प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो ये जो पेपर 2 है इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कैसे होगा, ये तो रिटन एग्जाम है, इसमें आपको एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट और ये सारी चीजें लिखनी है, जिसके बारे में मैं कंप्लीटली एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जिसके बारे में बात करूंगा कि 6 महीने में उसको कैसे, उसके साथ कैसे डील करना है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। ये एक चैलेंज है, मतलब एक बड़ा चैलेंज है सीएपीएफ, उसमें 2 छोटे छोटे चैलेंजेस है। तो ये है एक, ये है दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब ये दोनों मिला के 250 मार्क्स प्लस 200 मिला के कितने हो गए, 450 मार्क्स। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, एक बात याद रखिए, आपका पेपर 1 का पेपर और पेपर 2 का पेपर एक ही दिन होता है। सुबह 10 से 12 पेपर 1 होगा और 2 से 5 उसी दिन शाम को, मतलब दोपहर में, सॉरी 2 से 5 जो है 3 घंटे का पेपर 2 होगा। 200 मार्क्स का पेपर 2 है, उसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। आपको लगेगा कि भाई फिर पेपर 2 के लिए 3 घंटा क्यों, भाई वो भी कम पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब वो होगा। तो अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपको फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप जाओगे, वहाँ बहुत कुछ होता है, रनिंग एंड ऑल दैट इज़, मतलब हम लोगों के लिए वो आराम से पॉसिबल है। और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होता है, वो भी क्वालिफाइंग है। ये दोनों अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स है 150, मतलब टोटल 450 प्लस 150 600 मार्क्स का ये सारा प्रोसीजर है। उसमें से आपको जितने मार्क्स मिलते हैं टोटल, राइट, बेस्ड ऑन दैट आपका रैंक डिसाइड होगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपने जो प्रायोरिटी दी है ना। तो सीएपीएफ में जो 5 चीज़ें हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है और सीआईएसएफ है, उन 5 में से आपके रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पेपर 2 तभी चेक होगा जब आपको इसमें मिनिमम जो मार्क्स यूपीएससी डिसाइड करेगी, मिनिमम इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए, कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने पेपर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तभी आप पेपर 2 का आपका पेपर चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 का पेपर चेक नहीं होता है। ये भी बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। फिर से एक बार बताता हूं, पेपर 1, पेपर 2, ऑब्जेक्टिव 125 सवाल, हर सवाल 2 मार्क्स के लिए, टोटल मार्क्स हो गए 250।
जितने मार्क्स मैं कमाता हूं उसमें से 0.67 कट हो जाएगा अगर मैं एक भी सवाल गलत करता हूं, ठीक है। और फिर फाइनल कैलकुलेशन बन के मेरे मार्क्स आते हैं। दूसरा, और इसीलिए बहुत सोच समझ के हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगर इस पेपर 1 में मैं कट ऑफ से ऊपर हूं तो ही मेरा पेपर 2 चेक होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बस कट ऑफ इतने ही मार्क्स इसमें पाने हैं, क्योंकि हर साल एक तो कट ऑफ चेंज होता है और दूसरी बात फाइनल कैलकुलेशन में ये सारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा मार्क्स मैं यहां लेके आऊंगा उतना बेहतर है। पेपर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग जीएस पे फोकस करते हैं, पेपर 1 पे फोकस करते हैं और वो ज़रूरी भी है, लेकिन पेपर 2 को इग्नोर करना इज़ अ ब्लंडर। मैं उसके लिए अलग से बात करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। वंस यू क्वालिफाई दिस, यू आर एलिजिबल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड देन मेडिकल होगा आपका, और यहां अगर आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ये सारी प्रोसेस में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपका रैंक डिसाइड होगा और आपका पोस्ट डिसाइड होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। लेट्स गो अहेड। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार बस देख लो। इस साल आपका एग्जाम इस डेट में होने वाला है, नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, राइट। लेकिन नोटिफिकेशन आने तक का वेट मत करो। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अगले साल के बारे में सोचो, फिर अभी से करोगे तो कुछ होगा। मॉर्निंग में जैसे कि मैंने आपको बोला पेपर 1 होगा, आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर 2 होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अगर आपको ये लगता होगा कि सर लेकिन मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं एज वाइज, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 25 साल तक की एज लिमिट है। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए भी एज लिमिट सेम है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन है, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 + 5 30 ईयर्स 5 साल का एक्सटेंशन है, ठीक है। सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। 6 अगस्त को होगी, यह आपका उस दिन का टोटल जो टाइम टेबल है वो रहेगा, और ये नेगेटिव मार्किंग जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ शंकाएं हैं तो डेफिनेटली नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और भी कुछ इंक्वायरी है, और भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पूछना है तो वी आर हियर। वी एट AVKS एक्चुअली प्रोवाइड ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोचिंग, राइट। तो आपको हैदराबाद और दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगे CAPF के, डेडिकेटेडली CAPF क्लासेस, और ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। मी माई सेल्फ डील विथ पेपर 2, राइट। सो इफ़ यू वांट टू गो ओनली फॉर पेपर 2 कोर्स, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको पेपर 1 + पेपर 2 दोनों चाहिए तो कंप्लीट कोर्स इज ऑल्सो देयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नॉट स्किप, दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, कि टेस्ट सीरीज आपको लेना ही लेना है। मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट AVKS टेस्ट सीरीज, बट यू नीड टू हैव टेस्ट सीरीज फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, देन ओनली यू कैन डू वंडर्स इन योर एग्जाम। सो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है UPSC की कोई भी एग्जाम अगर आप उठा के ले लो तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है, राइट। सो यू कैन जॉइन AVKS इफ यू रियली वांट टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक सिलेबस। यहाँ मैंने क्या कर दिया है, सिलेबस और ऑन एन एवरेज जो वेटेज है उस सब्जेक्ट्स का वो एक साथ मर्ज कर दिया है। अगेन मैं एक बार बोलता हूँ, जो लोग नए हैं और जिन लोगों को लगता है कि ओके सर हमको तो कुछ नहीं पता एंड वी आर कंप्लीटली न्यू कमर्स, उन लोगों को मैं बता दूं कि वॉट एवर इज़ यूर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड कुछ भी हो, यू आर एलिजिबल टू राइट CAPF। बात बस ये हो जाती है कि हम लोगों को कभी कभी ये लगता है कि ओके मतलब मेरा तो साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कैसे समझ में आएगा, या फिर जिनका आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है उनको लगता है यार साइंस में तो 30 सवाल पूछते हैं, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, या मुझे रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी ढंग से नहीं आता। तो इस सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी आपको स्किल चाहिए उसके लिए मेंटर्स या कोचिंग या ट्रेनिंग अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से आप एक्चुअली बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब एक्चुअली पढ़ने लगते हैं ना तो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में तो हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई चैलेंज है, तो चैलेंज है तो चीज़ें आसान कैसे रहेगी, तब मज़ा नहीं आएगा ना, राइट। देखिए पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट है,
राइट। सो बहुत सारी चीज़ें होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस और ओवरऑल हमारे देश का गवर्नेंस कैसे चलता है, उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन है या जो कुछ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो पॉलिटी में आता है ना। जो अलग अलग कानून बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलती है, पंचायती राज क्या होता है ना, हाउ दे वर्क, व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव, राइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स, ये बहुत सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो बेसिकली पॉलिटी में है। मैं बस ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, आउट ऑफ टोटल 125 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। हिस्ट्री बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये तीनों मिलके 18 क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या इक्वल वेटेज आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी हम गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा हो सकता है किसी साल की मॉडर्न हिस्ट्री पे सिर्फ 2 सवाल आ गए और बाकी सारे 16 सवाल जो है वो एंशिएंट और मिडिवल पे आए। एंड सी, these are not the exact number of questions they ask every year। थोड़ा इधर उधर वैरी हो जाता है, कभी पॉलिटी में 17 सवाल पूछ लिए या कभी 13 ही पूछ लिए, इस तरह से होता है। दिस इज एन एवरेज। माउंटेन रेंजेस कैसे होती है, वेदर पैटर्न्स कैसे है, क्लाइमेट क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो वही सब मतलब 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी के लेवल का ही सिलेबस आपको पढ़ना है। सेम गोज विथ हिस्ट्री। हम लोगों ने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल तो पढ़ ही रखा है। फिर पुराने ज़माने में मौर्याज एंड राष्ट्रकूटाज और गुप्ताज और ये अकबर और ये सब चीज़ें थी, मुगल एंड ऑल दिस स्टफ, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा ब्रीफ में पढ़ चुके हैं या थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट। बट वी नो दिस स्टफ, सो दिस इज नॉट समथिंग कंप्लीटली लैकिंग टू अस। हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद आता है साइंस। तो भाई 10th तक हम लोगों ने वैसे भी थोड़ा बायो, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा होता है। उसी लेवल का साइंस का प्रिपरेशन हमको करना है, लेकिन यहाँ हमको एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से ये सब पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा सा किताबें चेंज करके ये पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वालों को साइंस वाला पोर्शन थोड़ा दिक्कत जाता है, साइंस वालों को आर्ट्स वाला पोर्शन दिक्कत जाता है, लेकिन हम लोगों को इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। 30 क्वेश्चन से भाई कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, है ना। अगर इकोनॉमी ये जो सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा वेटेज कुछ साल पहले सीएपीएफ के एग्जाम में एटलीस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है तो ऐसे देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के बेसिस पे सवाल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एग्जाम में। सो इसको भी हमको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। देन कम करंट अफेयर्स, जो कि कोई भी यूपीएससी बेस्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो फॉर दैट मैटर, करंट अफेयर्स उसका एक अहम हिस्सा है। और सीएपीएफ भी जो है उसके लिए अपवाद नहीं है, यहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और आपको मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन्स उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज है 15 मार्क का। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जिन लोगों को लगता है सर यहाँ मेरी दिक्कत है, मैं बहुत डरता हूँ मैथ्स से, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली बात तो ये है कि बहुत मुश्किल मैथ्स नहीं पूछते हैं, थोड़ा अरिथमेटिक, थोड़ा रीजनिंग पूछते हैं जो कि लॉजिकल है। थोड़ा ठीक से सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब सर ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, किसी के गाइडेंस के अंडर करेंगे तो और जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मिसलिनियस सवाल होते हैं जो यूपीएससी जो है उसका पहला नाम यूनियन है, दूसरा अनप्रेडिक्टेबल कमीशन है। दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो 2-4 सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जिनको किसी कैटेगरी में मोड़ना या जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हमारे टीचर कहा करते थे कि यूपीएससी कौन से सब्जेक्ट से या कहाँ से सवाल पूछ सकती है, तो हमारे सर बोलते थे अंडर द सन जो कुछ है, अंडर द सन जो कुछ है वहाँ से कहीं से भी यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, ठीक है। So 2-4 questions are miscellaneous. So more than this, what is important that this is your syllabus. Polity, history, geography, science, economy, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। करंट अफेयर्स पॉलिटी बेस्ड होते हैं, इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, है ना। कुछ सोशल इश्यूज जो चलते हैं, और हमारा जो देश है उसमें तो कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ जो चुने हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट हम लोग भी यहाँ मंथली या वीकली करंट अफेयर्स देते हैं आप लोगों को। आपको टेलीग्राम चैनल के एवीकेएस में मिल जाएगा वो सब, आपको वो ठीक से पढ़ना है, रिवाइज करना है, एंड दैट इज इनफ। देन कम्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और फिर कुछ मिसलेनियस सवाल। तो ये हो गया आपका सिलेबस। उसके बाद आता है, ये बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है, ऑलरेडी हमने सिलेबस देख लिया है, आपको बस यहाँ कंपेयर करना है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑन एन एवरेज वेटेज क्या है और लास्ट ईयर 2022 की एग्जाम में कितने सवाल जो है पूछे गए हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको
सिमिलैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत 19-20 इधर हो सकता है, जैसे कि हमने देखा पॉलिटी में 15 सवाल एवरेज पूछते, इस बार 11 सवाल पूछे थे, और हमने यहाँ डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस किया है, लेकिन उसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जब आप एक्चुअली प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन का लेवल ईजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया उनके लिए ये अभी सब कुछ सेम ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज बेसिकली 2022 एग्जाम एनालिसिस। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर सिलेबस तो बता दिया, लेकिन ठीक है चलो अभी पढ़ाई भी करना है, लेकिन कहाँ से पढ़ाई करें। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, दोज हु आर कंप्लीटली न्यू कमर्स उनको मैं बता दूं, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं वो भी एक बार इसको देख ले, रिवाइज कर ले। तो पॉलिटी के लिए तो जो बाइबल है वो लक्ष्मीकांत सर का किताब है ना, इंडियन पॉलिटी। और अलॉन्ग विद दैट देखिए एनसीईआरटीज आर मस्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वो न्यू हो ओल्ड हो, हमें चाहिए ही चाहिए। तो 11th और 11th स्टैंडर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की जो एनसीईआरटी है वो भी आपने पढ़नी ही चाहिए। आप अगर सीएपीएफ के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ जानना चाहते हैं। और इसलिए 11th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी है वो पक्का पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत फायदा आपको कहाँ होगा, पेपर 2 में होगा, एसे और आर्गुमेंट राइटिंग में, क्योंकि आपकी सोच पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है। लोगों को लगता है एनसीईआरटी तो बेसिक चीज़ें कैजुअली लेते हैं, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और एंड तक काम आती है। इवन दो इट इज़ द फर्स्ट ब्रिक ऑफ द हाउस, बट इफ दैट बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो आवर हाउस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है 6 to 11th क्लास की। वो सब पढ़ के हो गया और फिर भी अगर आपकी भूख खत्म नहीं होती और आपको लगता है मेरे पास टाइम भी है और मुझे थोड़ा पढ़ना है, तो माजिद हुसैन सर का ज्योग्राफी वाला किताब जो है वो आप पढ़ सकते हो। एक्चुअली फॉर मी, अगर पर्सनली मुझे पूछोगे तो दिस इज सफिशिएंट, दैट्स इट। उसके बाद साइंस में भी आपको डेडिकेटेडली सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12th क्लास की, मिनिमम 6 to 10th क्लास मिनिमम। वक्त मिलता है तो 11वीं 12वीं का पढ़ लो। और ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि 6 महीने का समय है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बोला था कि हिस्ट्री में 3 हिस्से हैं, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, और 11th की जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू वाली जो एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ हिस्ट्री, वो आपको पढ़नी है फॉर हिस्ट्री, राइट। उसमें एंशिएंट और मिडिवल अच्छे से कवर हो जाता है। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th क्लास की। थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है, इरिटेटिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा किसी के मेंटरशिप के अंडर या गाइडेंस के अंडर अगर सिलेक्टिव पोर्शन अच्छे से करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इस बात का, ठीक है। अब नंबर ऑफ सवाल जो है इकोनॉमी के बहुत कम पूछते हैं, तो अगर हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है तो थोड़ा सिलेक्टिव हम लोग हो सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो इकोनॉमी का 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ लिए, लेकिन सबसे पहले इन चीज़ों को, ये जो पहली 4 चीज़ें मैंने बोली है, इनको प्रायोरिटी देना ही देना है, क्योंकि दीज 4 कंस्टिट्यूएंट्स कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है। देन कम्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसके लिए इन जनरल आर.एस. शर्मा या कोई भी बुक जो है वो इनफ है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप ले लो। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बोला था कि एवीकेएस का वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किए जाते हैं, सो यू कैन रीड देम, ठीक है। दैट आर सफिशिएंट, दोज आर सफिशिएंट, ओके। सो दिस इज बेसिकली द बुक लिस्ट, ओके। एंड नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए एक्चुअली ये वीडियो बनाया। अब तक जो बताया वो तो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी होने चाहिए कि किस में से क्या कैसे करना है। अब बात करते हैं कि भाई 6 महीने बचे हैं तो कैसे करना है। ऑलरेडी लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त में मैंने बात किया था कि 1 साल बचा है और 1 साल में कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, और अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 6 महीने बचे हैं और प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल होगा कि अरे यार सर आपने तो बोला था कि 1 साल चाहिए, तो 1 साल डेफिनेटली चाहिए क्योंकि वो आइडियल जोन ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन बहुत डेडिकेशन से ज़्यादा टाइम देके स्पेंड करेंगे तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट्स तो आपको पता है कैसे है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ओके भाई मेरे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है,
और इकोनॉमी है। अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो चलो भाई एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ या 2 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ता हूँ। 6 महीना है, अगस्त में एग्जाम है तो जुलाई तक मेरा खत्म हो जाएगा। ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना मतलब पढ़ाई नहीं है। हमेशा एक जो मिसकंसेप्शन है वो ध्यान में रखना चाहिए। स्टडी का मतलब रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ पहला कंपोनेंट है, पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है? रिवीजन। और रिवीजन भी जो है वो रीडिंग के बाद तुरंत नहीं करना है, पैरेलली चलते रहनी चाहिए। उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में ला चुका हूं जिसमें मैंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि रिवीजन कैसे करनी चाहिए, जो कि पैरेलल होनी चाहिए। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो और आपको पता चलेगा कि पेपर 1 को कैसे डील करना है। और तीसरी स्टेप क्या है? प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। और यहां आता है रोल किसका? टेस्ट सीरीज का। ठीक है, क्योंकि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा पढ़ाई कितना हुआ है? अगर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा तो इवैल्यूएशन होगा, तब मुझे पता चलेगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं। क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तब तो मुझे लगता है कि भाई मुझे तो आ रहा है, लेकिन 15 दिन बाद वो भूल जाता हूं। और 1 महीने बाद जब एक सवाल उसके ऊपर आता है और वो नहीं कर पाता हूं तो ज़्यादा गिल्ट फील होता है, इसलिए क्योंकि पढ़ा है फिर भी याद नहीं आ रहा, तो फिर बहुत मोरल डाउन हो जाता है। कोई चीज़ कंप्लीटली पता ही नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो लगता है अरे यार कैसे छूट गया, ये कहाँ है, किसी को पूछते हैं। लेकिन ठीक है भाई, नहीं पढ़ता था तो क्या करूँ। लेकिन जो चीज़ें पता है, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके बारे में चीज़ें जब नहीं आती है ना, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। और इसीलिए बार बार टेस्ट सीरीज देना है, ताकि अपने आप को जज करे कि वेयर डू वी स्टैंड। और ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि पढ़ा है फिर भी याद नहीं आया, ये क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, नया पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। कंज्यूमर है हम लोग, व्हाट्सअप पढ़ेंगे, इंस्टा पढ़ेंगे, फेसबुक पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। नया नया कंज्यूम करने में मज़ा आता है। कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं? सोचना बहुत ज़रूरी है यार। थोड़ा सा ना कोई चीज़ में पढ़ता हूँ ना, तो 2 मिनट किताब बंद करके उसके ऊपर सोचो तो सही, थोड़ा इमेजिन तो करो, अपने माइंड को थोड़ा स्पेस और टाइम तो दो कि अच्छा यार कैसे हुआ होगा, वो उसके इर्द गिर्द क्या हुआ होगा, उस वक्त ये कहा था, अरे इसके बारे में तो कनेक्ट किया ही नहीं मैंने। थोड़ा सा सोचते हैं ना किसी टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचते हैं ना, तो थोड़ा सा उस टॉपिक को डाइजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ उसको प्रॉपर स्टोरेज देते हैं। सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना तो भूल जाएंगे। थोड़ा सोचेंगे हर चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा इधर उधर का इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो सही मायने में चीज़ें याद रहेंगी। और उतना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसको रिवाइज भी करना है। मैं फिर एक बार बताता हूँ रिवाइज कैसे करना है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। एक बार मैंने किताब पढ़ा, उसके बाद 8 दिन बाद मुझे लगा या 1 महीने बाद लगा चलो भाई सर रिवीजन करते हैं, और फिर वही किताब निकाल के पढ़ना शुरू किया, उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। बंद करो किताब, एक ब्लैंक पेन और पेपर लो और उस चैप्टर के रिगार्डिंग मुझे क्या क्या याद है वो लिख के देखो। आधी चीज़ें याद आएंगी, आधी नहीं आएंगी। पूरा दिमाग का जोर लगा के लिखो, उसके बाद किताब खोल के देखो कि कौन सी चीज़ें मैंने लिखी, कौन सी गलत लिखी, कौन सी याद नहीं आई। ये रिवीजन करने का तरीका है। या किसी के हाथ में किताब दे दो और उसको बोलो भाई सवाल पूछ, तब वो अपनी औकात दिखाता है, तब रिवीजन करने का मन करता है वापस, है ना। तो सही से रिवीजन करना है। तो अभी इन मोटा मोटा कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो 6 महीनों को दिनों के हिसाब से नहीं, आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करो। अभी कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। उसमें से 2 घंटा देना है कंपल्सरीली पेपर 2 के लिए। तो मतलब पेपर 1 पढ़ना है रोज 6 घंटा। इसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में 3 या 3.5, नॉट मोर देन दैट, फर्स्ट 3 मंथ्स में, चलो 4 महीना पकड़ लो, 4 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स निकालो। और क्या क्या खत्म करना है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी। उसमें से जो जो चीज़ें सबसे पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उनको जल्दी जल्दी खत्म करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ पसंद तो उसी को पढ़े जा रहा हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हो। मिनिमम पैरेलली 2 सब्जेक्ट पढ़ो, मिनिमम, जिसे थोड़ा सा ना जोन में रहते, चेंज भी मिलते रहता है। पहले 4 महीने में खत्म करना है, लेकिन सिर्फ खत्म नहीं करना है, रिवीजन के साथ खत्म करना है। रिवीजन जो है वो पैरेलल चलनी चाहिए। कोई चीज़ आज पढ़ी, तुरंत कल रिवाइज करो, वही चीज़ को 8 दिन बाद रिवाइज करो, उसी चीज़ को 1 महीने बाद रिवाइज करो। कैसे याद रहेगा सर कौन सा कब रिवाइज करना है? डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज मेरा टारगेट क्या है और
50% पेज में वो लिखो और 50% पेज में क्या लिखोगे, एक्चुअली कितना किया। तो कल जो किया वो आज रिवाइज करना है, ये मेरा आज का पहला टारगेट होना चाहिए। रोज डायरी में पीछे जाओगे तो दिखेगा, अरे यार 8 दिन पहले ये पढ़ा था, तो आज उसको रिवाइज करना है भाई, आज उसका टाइम है। रिवीजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लगता होगा कि भाई सर 3 महीना पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ रिवाइज करता हूँ, 3 महीने बाद सब कुछ नया लगता है और इतना मोरल डाउन हो जाएगा ना, आप सोचोगे इस साल तो मेरा गया। नई चीज पढ़नी है लेकिन पुरानी चीज को छूटने नहीं देना है, उसको भी पकड़ के रखना है और फिर नया पढ़ना है। फिर वो पुराना हो गया उसको भी पकड़ के रखना है और नया पढ़ना है। तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ये रिवीजन में बीच में टेस्ट सीरीज भी देते रहना है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज एंड में सारा दे देंगे, वो तो फुल लेंथ हमको देना है, लेकिन अभी सेक्शनल टेस्ट सीरीज देते रहना है। तो इन 4 महीनों में मुझे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रिवाइज भी करने हैं और बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज पेपर भी लिखने हैं। यह है तरीका। 5वें मंथ में फुल स्केल रिवीजन करूंगा, फुल स्केल रिवीजन, और कम से कम 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाऊंगा। एग्जाम को जाने से पहले कम से कम कितने फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, 100 क्वेश्चन पेपर्स। मैं फिर एक बार ऑलरेडी बोल चुका हूं, फिर एक बार बोलता हूं, CAPF के पिछले 10 साल के उठा लो, 10 हो गए। CDS हर साल 2 बार होता है, पिछले 10 साल के ले लेंगे तो 20 हो जाएंगे, हो गए 30। NDA हर साल 2 बार होता है, उसका निकालो, लेवल वही है, उसके 20 हो जाएंगे, 50 तो यही हो गए। बाकी टेस्ट सीरीज के उठा लो। 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओ, तब कमांड आता है, तब ना लगता है कि अब कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ऐसे ही नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है जब प्रिपरेशन करते हैं, जब रोज चैलेंज लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है इन 4 महीनों में। 5वां महीना तो ऐसे ही रखो कि उस वक्त बताऊंगा मैं क्या करना है, ये सारा 4 महीने में खत्म करो, है ना। एग्जाम से पहले 4 महीने फिर से मिलने आऊंगा आपको मैं, अप्रैल में शायद, और बताऊंगा उस वक्त क्या करना है, राइट। तो ये चीजें मुझे खत्म करनी है। टारगेट लेके काम करो, रोज इतना समय पढ़ना देना ही पड़ेगा, और वो भी एकदम डेडिकेटेड बोल रहा हूं। मतलब आप डिसाइड करो 10 घंटा देना है, क्योंकि 2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है इधर उधर। 8 घंटा मतलब एकदम क्वालिटी पढ़ाई होगा, तब जाके ये सब अचीव होगा। और इसीलिए ये बोलने आया हूं कि 6 महीने में भी पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त बोला था कि 6 घंटा मोर और लेस दे दो, 5-6 घंटा आइडियली सही है। 6 महीने में तभी होगा जब 8 घंटा देंगे, उसमें से 2 घंटा पक्का पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए, और ये 6 घंटा पेपर 1 के लिए। इस तरह से रीडिंग, अलग अलग तरीके से रिवीजन, और ये सब पैरेलल, बाद में फुल स्केल रिवीजन और बहुत सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1 इन कमिंग मंथ्स। देन एंड देन ओनली यू कैन डील विथ पेपर 1। अगर फिर भी आपको लगता है कि बॉस सर ये मतलब खुद से कर पाना मुश्किल है, तो आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन दिस ऑनलाइन AVKS, एंड डेफिनेटली आपका जो है प्रिपरेशन को बहुत स्पीड मिलेगी, पुश मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर इस डेडिकेशन से करोगे तो खुद भी कर सकते हो। बीच में मैं तो आते रहूँगा, आपको सपोर्ट करते रहूँगा, राइट। डोंट वरी अबाउट इट। काम शुरू कीजिए, राइट। इस तरह से काम शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। जितना बढ़िया प्रिपेयर करेंगे वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। प्रिपेयर विथ फुल हार्ट, टेक इट एज अ चैलेंज, एंड आई एम देयर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।